वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गंगा। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान गंगा पर। और अब हम क्लास 9th का साइंस पढ़ने वाले हैं। और क्लास 9th की जब हम साइंस पढ़ रहे हैं तो कुछ चैप्टर्स मैं आपको पढ़ाऊँगा जो आपको यहाँ हेल्प करेंगे, और धीरे धीरे मैं इसमें सारे चैप्टर्स डालता रहूँगा। ठीक है, पूरी क्लास 9 की साइंस आपको यहाँ समझ में आनी है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी ट्यूशन, बिना किसी कोचिंग के। ठीक है, तो और आप मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं। संदीप कुमार नाम से मेरी प्रोफाइल है वहाँ पर। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं अपना चैप्टर नंबर 1। ठीक है, हमारा चैप्टर नंबर 1 है मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, तो याद रखिए चैप्टर नंबर 1 क्या है? मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक, तो अब देखते हैं कि भाई मैटर इन आवर सराउंडिंग इस चैप्टर में क्या बताया गया है। तो जैसा कि देखिए इस चैप्टर के नाम से क्लियर हो रहा है कि वहाँ पे ये बताने की कोशिश की जाएगी कि हमारे सराउंडिंग में क्या क्या मैटर हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे सराउंडिंग में कुछ भी हो सकता है, टेबल हो सकता है, ठीक है, चेयर हो सकता है, एक लैपटॉप हो सकता है, ठीक, मोबाइल हो सकता है। ये सारी चीज़ें हमारे सराउंडिंग में हैं। अब आप इसमें बुक खोल लीजिए, बुक खोलना ज़रूरी है आपके लिए। अगर आपके पास बुक है तो आप बुक खोलेंगे, ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। एनसीईआरटी की बुक खोल के आप बैठेंगे तभी आप अच्छे से इसको रिलेट कर पाएंगे। पेज नंबर आप हमारा जो है फर्स्ट निकाल लीजिए, फर्स्ट पेज का, मतलब चैप्टर नंबर 1 का जो पहला पेज है उसमें आप देखेंगे तो आप पाएंगे सब कुछ वहाँ पे दिया हुआ। ठीक है, तो देखिए सबसे जो पहला टॉपिक है हमारा क्या है? मैटर इन और सराउंडिंग। ये चैप्टर का नाम है। इसके नीचे थोड़ा सा एक पैराग्राफ में समझाया गया है कि भाई देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर होते हैं। अब सबसे पहले आपको जानना है कि मैटर क्या है। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड एज मैटर। जितनी भी चीज़ें इस यूनिवर्स में सब कुछ बनी हुई है किससे? एक मैटर से बनी हुई है, एक मटेरियल से बनी हुई है जिसका नाम दिया गया है मैटर। ठीक है, चाहे ड्रॉप ऑफ वाटर हो, चाहे स्टार्स हो, चाहे प्लांट्स हो, चाहे क्लाउड्स हो, चाहे स्टोन हो, चाहे एनिमल हो, सभी चीज़ें किससे बनी हुई हैं? मैटर से बनी हुई है। ठीक, ये चीज़ें क्या करती हैं? स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं, वॉल्यूम होता है इनका, और इनका मास होता है। तो मैटर क्या करता है? स्पेस लेता है। ठीक, स्पेस लेता है, इसका वॉल्यूम भी होता है, ठीक है, और इसका मास भी होता है। याद रखिएगा, स्पेस लेता है, जो भी मैटर होगा उसका कुछ स्पेस, मतलब वो कुछ स्पेस लेगा, उसका कुछ वॉल्यूम होगा और उसका कुछ मास भी होगा। ठीक है, तो आपको यही याद रखना है कि जो मैटर है उसका वो कुछ ऑक्यूपाई करेगा स्पेस, उसका कुछ वॉल्यूम होगा, उसका कुछ मास भी होगा। ठीक, तो ये फर्स्ट पैराग्राफ में थोड़ा सा ऐसे बताया गया है यहाँ पर कि हमारे इंडियन फिलॉसफी में बताया गया भाई पंच तत्व से चीज़ें बनी होती है, जैसे एयर, अर्थ, फायर, स्काई, वाटर। ठीक है, तो जब पंच तत्व की बात कर रहे हैं तो बताया गया क्या क्या है पंच तत्व, याद रखिएगा। एयर, अर्थ, फायर, स्काई और वाटर। ठीक है, ये 5 तत्व होते हैं जिससे चीज़ें बनती हैं। तो वही है कि मैटर वो सब्सटेंस है जो किसी भी चीज़ में मौजूद होता है, जिससे कोई भी चीज़ बनती है। ठीक, जिस मटेरियल से कोई चीज़ बनी होती है। देखिए सबसे ऊपर लिखा है एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर। यानी कि टेबल, कुर्सी, चाहे कोई भी, हवा, पानी, आग, जो भी ये सब चीज़ें किसी न किसी चीज़ से बनी है तो उसको क्या बोलते हैं हम? मैटर। ठीक है, तो मैटर की कुछ प्रॉपर्टीज़ है। देखिए 1.1 पे आप आ जाइए, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। अब हम फिजिकल नेचर ऑफ मैटर की बात करेंगे। ठीक है, तो कौन सा नेचर बात करेंगे हम? फिजिकल। तो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर क्या है वो जानते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं मैटर की, है ना। सबसे पहले आ रहा है मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तो आपको ये ध्यान में रखना है मैटर किसका बना होता है? पार्टिकल्स का। मैटर किसका बना होता है?
पार्टिकल्स का बना होता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, इसमें दिखाया गया है कि कैसे आप पानी में सॉल्ट को डिज़ोल्व करते हैं। तो अगर हम पानी में सॉल्ट को डिज़ोल्व करते हैं तो क्या होता है, जो सॉल्ट होता है वो पूरा पानी में डिज़ोल्व हो जाता है। मान लीजिए ये वाटर है, ठीक है, और इसमें हमने सॉल्ट डाल दिया थोड़ा सा, तो इस वाटर में सॉल्ट डिज़ोल्व हो जाता है। और सॉल्ट जो होता है पूरे पानी में इवनली डिज़ोल्व होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब इस पानी में ज़्यादा होगा, इस पानी में कम होगा, यहाँ कम होगा, यहाँ ज़्यादा होगा, नहीं। तो यानी कि मैटर जो होता है वो पार्टिकल्स का बना है और उसके सारे पार्टिकल्स एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि जितने भी वाटर के पार्टिकल्स थे उसमें सब में सॉल्ट के पार्टिकल घुस गए। जैसे सॉल्ट है, सॉल्ट प्लस वाटर, जब दोनों के पार्टिकल्स एक दूसरे में अच्छे से घुल मिल जाते हैं तो ये एक मिक्सचर तैयार कर देता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि भाई जो मैटर है वो किसका बना हुआ है, मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। फर्स्ट पॉइंट देखिए, पॉइंट 1.1.1 जो है, मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर किसका बना होता है, पार्टिकल्स का। तो लेक्चर ध्यान से सुनिए और सामने किताब रखिए, देखिए सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, ये क्लास 9 के बच्चों के लिए स्पेशली बना है और इसको बाकी लोग भी पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, जिसको भी साइंस पढ़नी हो, समझनी हो। ठीक है, तो मैटर किसका बना होता है, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट बता रहा है हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। जो मैटर है उसके पार्टिकल्स कितने छोटे होते हैं। तो यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ दी है दोस्तों ना, वो आपको खुद पढ़नी है। ठीक है, एक्टिविटीज़ आप खुद पढ़िएगा, मैं आपको मेन पूरा कंटेंट समझा रहा हूँ, फिर उस एक्टिविटी से आप इसको आराम से रिलेट कर लें। ठीक है, एक्टिविटीज़ आपका होमवर्क है, एक्टिविटीज़ आप पूरी पढ़ेंगे और फिर लास्ट में क्वेश्चन आंसर भी आप खुद करना है। जहाँ नहीं समझ में आएगा बताइएगा, मैं आपको PDF या रिटर्न में कहीं ना कहीं उसका आंसर प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि मैटर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना होता है। और एक स्टेज ऐसी आती है कि भाई मान लीजिए इतना बड़ा है ये डिवाइड होगा 2 में, फिर 3 में, फिर 4 में। तो एक स्टेज ऐसी आ जाती है डिवाइड होते 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 कि अब ये इस स्टेज के बाद डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक, इसके बाद हम फर्दर इसको डिवाइड नहीं कर सकते, यही समझाएगा यहाँ एक्टिविटीज़ में। ठीक है, तो मैटर्स के क्या होते हैं, पार्टिकल जो होता है वो बहुत सारे पार्टिकल से बना है और पार्टिकल फिर अल्टीमेटली एक ऐसी स्टेज में पहुंच जाता है कि फर्दर उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते स्मॉलर पार्टिकल्स में। यानी कि पहले बड़ा होगा, बड़े से थोड़ा छोटा, थोड़ा छोटा, फिर थोड़ा और छोटा, फिर थोड़ा और छोटा, फिर लास्ट में देखिए इतना छोटा, एकदम छोटा, ये इतना डॉट के बराबर। अब हो सकता है कि इसके बाद ये फर्दर डिवाइड नहीं होगा। यानी कि जो मैटर है वो डिफरेंट पार्टिकल से बना है, बहुत सारे पार्टिकल से जुड़ के बना है, लेकिन लास्ट में एक पार्टिकल ऐसा मिलेगा हमें जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। इसको हम फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, इसको हम इससे ज़्यादा और नहीं तोड़ सकते। ठीक है, तो ये हो गया मैटर जो पार्टिकल से बना था उसके बारे में। नेक्स्ट बता रहा है क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो हम पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, तो पार्टिकल्स का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है स्पेस बिटवीन देम। अब आपको पता होना चाहिए कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होता है उसके बीच में क्या होता है, स्पेस। ठीक, अब जैसे मान लीजिए ये है कोई मैटर है, तो इसमें ये पार्टिकल्स है मान लो, तो इन पार्टिकल्स के बीच में हम क्या देख सकते हैं, ये देखिए इतना स्पेस है, इतना स्पेस है, इतना स्पेस है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जितने भी पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। पहली प्रॉपर्टी याद रखिएगा। ठीक, जो भी पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं उनमें क्या होता है, स्पेस होता है। और दो चीज़ें, दो मैटर जो आपस में मिलते हैं तो इसके स्पेस जो बीच में, जो पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है, इसके बीच में दूसरे पार्टिकल्स घुस जाते हैं। जैसे हमने चीनी और जैसे हमने नमक और पानी मिलाया था, तो पानी के पार्टिकल्स के बीच में कुछ स्पेस होगा, तो जो नमक के पार्टिकल्स हैं वो आके यहीं पर घुस जाएंगे। ठीक है, जैसे मान लो ये वाटर पार्टिकल है, ये सॉल्ट पार्टिकल हो जाएगा, ये वाटर पार्टिकल, ये सॉल्ट पार्टिकल हो जाएगा, ये वाटर पार्टिकल, ये सॉल्ट पार्टिकल हो जाएगा। तो वाटर सॉल्ट करके ऐसे चीनी पानी या नमक पानी का एक घोल तैयार हो जाता है। तो हमें ये पता है कि क्या होता है, मैटर के जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। पहली प्रॉपर्टी आपको पता लग गई। दूसरी प्रॉपर्टी बता रहा है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। तो जो मैटर के जो पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी है पूरी, मैटर और जो मतलब मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, ये पार्टिकल्स मैटर की प्रॉपर्टी एक तरह से आप कह सकते हो। तो पार्टिकल्स
ऑफ मैटर क्या होते हैं, वो कॉन्टीन्यूसली मूविंग होते हैं। ठीक है, याद रखिए। पहली प्रॉपर्टी की पार्टिकल ऑफ मैटर के बीच में स्पेस होता है, दूसरी प्रॉपर्टी की पार्टिकल और जो मैटर होता है मूव करते हैं, यानी कि जो पार्टिकल्स ये हमेशा मूव करते रहते हैं, इधर उधर मूव करते हैं। मान लीजिए ये पार्टिकल है, ये यहाँ मूव करेगा, ये पार्टिकल है, ये यहाँ मूव करेगा, ये पार्टिकल है, ये यहाँ मूव करेगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जितने भी पार्टिकल्स ऑफ मैटर वो कॉन्टीन्यूसली मूव करते रहते हैं, लगातार मूविंग भी है तो कैसे, कॉन्टीन्यूसली मूव करते रहते हैं। याद रखिएगा, ये कोई इधर कोई उधर, ये कॉन्टीन्यूसली क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। ठीक, स्पेस होता है उसमें और वो मूव करते हैं। जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं स्टूडेंट्स, आपको उनको पढ़ना है, समझना है, और फिर कोई डाउट हो तो मुझसे पूछना। नेक्स्ट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि अट्रैक्ट। तो जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो अब याद रखिए कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक, तो आपको याद रखना है कि जितने भी पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो एक दूसरे को, मान लीजिए एक पार्टिकल ये है और एक पार्टिकल ये है, तो ये इसकी तरफ खींचेगा और ये इस तरफ खींचेगा, तो ये दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे की तरफ एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे मैग्नेट के दो टुकड़े एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ना, उसी तरह से। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दोस्तों, तो आपको याद रखनी है। ठीक, जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हो क्या करते हैं, अट्रैक्ट ईच अदर। मान लीजिए यहाँ एक पार्टिकल है और यहाँ एक पार्टिकल है, ये दोनों पार्टिकल क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, मतलब एक दूसरे की तरफ खींचेंगे। ठीक है, ये इसकी तरफ जाएगा, ये इसकी तरफ जाएगा, ये इसकी तरफ जाएगा, ये इसकी तरफ जाएगा। अट्रैक्ट होना मतलब एक दूसरे की तरफ खींचना। जैसे मान लीजिए हम एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं तो वो अपनी तरफ मुझे खींचे और मैं अपनी तरफ को खींचूँ, जैसे पिक्चर में यहाँ दिखाएगा ना आपको, फिगर 1.3 में। तो मतलब क्या करना है, एक दूसरे को खींचना है अपनी तरफ। बोलते हैं ना कि यार ये तो चुंबक है, ये उस लोहे को अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ। तो आपको समझना है कि बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जितने भी पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं, मान लो ये एक मैटर है, ठीक, कोई भी चीज़ है, मान लो ये कुछ भी है, इसमें इतने सारे पार्टिकल्स हैं, तो आपको ये समझना है कि ये जो पार्टिकल है इस पार्टिकल को अपनी तरफ खींचेगा, और ये जो पार्टिकल है ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये जो पार्टिकल है इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये जो पार्टिकल है इसको अपनी तरफ खींचेगा। तो मतलब ये मान लो कि दो पार्टिकल्स एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ये हो गई, क्या लिख लिया हमने, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर में स्पेस होता है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर कॉन्टीन्यूसली मूव करते रहते हैं, और पार्टिकल्स ऑफ मैटर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, इसका देखिए क्वेश्चन आंसर्स हैं, क्वेश्चन आंसर आपको खुद करना है, नहीं हो पाएगा तो बताइएगा, मैं आपको PDF के फॉर्म में भेज दूंगा, या आपको कहीं भी मिल जाएगा, गूगल पे मिल जाएगा, यूट्यूब में मिल जाएगा, कहीं भी आप सर्च कर लीजिए, सब आंसर आपको मिल जाएगा, गूगल में, यूट्यूब में, कहीं भी आप सर्च करें, आंसर लिख लीजिए। नहीं समझ में आएगा जो क्वेश्चन आंसर आपको, आप बताइएगा, मैं वो करवा दूंगा आपको। वैसे गूगल में ही आपको मिल जाएगा, ठीक है, बायजूस से, अगला सैम से, जैसे गूगल में आप डालेंगे सॉल्यूशन फॉर चैप्टर नंबर 1 क्लास 9 साइंस, तो आपको मिल जाएगा। ऐसे डालिएगा ना कि सॉल्यूशन फॉर लेसन 1 क्लास 9 साइंस, गूगल में जैसे सर्च करेंगे तो गूगल में आपको तुरंत उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये होगी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब हम जानेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्या, स्टेट्स ऑफ मैटर। तो जब स्टेट्स ऑफ मैटर की बात हो रही है तो आपको पता है मेन स्टेट्स होती हैं कौन कौन सी, सॉलिड, ठीक है, उसके बाद एक मिनट डिस्कनेक्ट हो गया, ईयरफोन लग रहा है, फिर हो गया। तो हमने क्या देखा कि डिफरेंट स्टेट्स क्या होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये मेन मेन यही तीन होती हैं। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, यही मेन हमारी स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं। ठीक है, ठीक है ना।
चलिए डिटेल में समझते हैं। अब देखिए क्या जानना है हमें कि सॉलिड स्टेट्स ऑफ मैटर 3 होती है मेन, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक, यही मेन आपको 3 समझनी है बस। तो जब हम सॉलिड स्टेट की बात कर रहे हैं तो जैसे मान लीजिए कोई भी हो, कोई भी सब ऑब्जेक्ट ले लीजिए आप, रबड़ ले लीजिए, शुगर ले लीजिए, सॉल्ट ले लीजिए, ठीक है, लकड़ी ले लीजिए, पत्थर ले लीजिए, किताब ले लीजिए, कॉपी ले लीजिए, ये सब क्या है? सॉलिड है ना। और सॉलिड में क्या होता है, पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, याद रखिए। जैसे मान लीजिए ये एक कोई भी चीज़ है सॉलिड, कुछ भी आप हाथ में ले लीजिए, रबड़ है, लकड़ी है, पेंसिल है, तो इसमें जो पार्टिकल्स होंगे उनके बीच में स्पेस बहुत कम होगा। ठीक है, याद रखिएगा, इनके बीच में स्पेस बहुत कम होता है। तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस बहुत कम होता है। यानी कि जब स्टेट्स ऑफ मैटर की हम बात कर रहे हैं तो पहली स्टेट हम बात कर रहे हैं सॉलिड। ठीक है, तो सॉलिड में क्या होता है, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस क्या होता है, लेस, याद रखिएगा। ठीक, बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं। कैसे पैक्ड होते हैं ये? टाइटली। ठीक है ना। तो सॉलिड में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं। ठीक, स्पेस बहुत कम होता है उसके बीच में, और सॉलिड जल्दी टूटता नहीं है। ठीक है, इनका डेफिनेट शेप होता है, इनकी डेफिनेट वॉल्यूम होती है, इनका शेप डेफिनेट होता है। ठीक है, इनका डेफिनेट वॉल्यूम होता है, और ये अपनी शेप बना के रख सकते हैं। इनका शेप आसानी से चेंज नहीं होता है, फिक्स शेप, फिक्स साइज, इनका सब कुछ होता है। ठीक है ना। तो ये होती है सॉलिड की प्रॉपर्टीज़। इनका शेप डेफिनेट होता है, इनका वॉल्यूम डेफिनेट होता है, और यहाँ देखिए किताब में साफ साफ लिखा है, हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। इनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता, इनकी जो कंप्रेसिबिलिटी होती है बहुत कम होती है, लेस कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, इनकी कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, बहुत ही लेस होती है, बहुत कम कंप्रेसिबिलिटी होती है। ठीक, तो ये होगी सॉलिड की प्रॉपर्टी। फिक्स शेप होता है, फिक्स वॉल्यूम होता है, इनकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत कम होती है, ये अपनी शेप को मेंटेन कर सकते हैं। थोड़ा बहुत उसमें अगर हम ताकत भी लगाएं तो भी इनका शेप जल्दी चेंज नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारे पास क्या, लिक्विड। जब लिक्विड की बात करते हैं तो इनका कोई शेप नहीं होता। ठीक है, नो फिक्स शेप। ये किसका शेप ले लेते हैं, कंटेनर का। जैसे मान लीजिए पानी है, जग में डालो तो जग का शेप ले लेगा, ग्लास में डालो तो ग्लास का शेप ले लेगा। वो क्या करते हैं, कंटेनर का ही शेप ले लेते हैं। ठीक है, अपना शेप चेंज कर देते हैं, ये कोई रिजिड नहीं होते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड भी बोलते हैं, FLUID, फ्लूइड भी बोलते हैं। ठीक है, और ये आपको पता होना चाहिए कि सॉलिड, लिक्विड और गैस जो होते हैं ये लिक्विड में डिफ्यूज़ हो जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, सॉलिड, लिक्विड और गैस जो होते हैं ये सभी लिक्विड में डिफ्यूज़ हो जाते हैं, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, ये सभी किस में डिफ्यूज़ हो जाते हैं, लिक्विड में। ये सब जाकर मतलब उसमें मिल जाते हैं, घुल मिल जाते हैं, सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, ये सब के सब जाकर के लिक्विड में डिफ्यूज़ हो जाते हैं। तो आपको पता लग गया, लिक्विड का कोई अपना शेप नहीं होता है। जैसे ग्लास में डालो तो ग्लास का शेप ले लेता है, जग में डालो तो जग का शेप ले लेता है। ठीक है, ये रिजिड नहीं होते हैं, कोई सख्त नहीं होते हैं, कोई कठोर नहीं होते हैं। ठीक, और जो डिफ्यूजन रेट होता है घुलने मिलने का, जैसे दो चीज़ आपस में जो घुल जाती हैं उसी को बोलते हैं डिफ्यूजन। तो लिक्विड का डिफ्यूजन रेट ज़्यादा होता है सॉलिड से, याद रखिएगा। और पार्टिकल बहुत फ्री होते हैं इस पर, इनमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस होता है सॉलिड के कंपैरिजन में। तो आपको याद रखना है कि जो लिक्विड होता है इसमें पार्टिकल्स थोड़ा ज़्यादा, ये मान लो एक पार्टिकल यहाँ है तो एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, सॉलिड की तरह टाइटली पैक्ड नहीं होते। तो लिक्विड में क्या होता है कि जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़ा सा फ्रीली
पैक्ड होते हैं एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और इनका लिक्विड का डिफ्यूजन रेट ज़्यादा होता है क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ज़्यादा होता है, इसलिए ये आसानी से एक दूसरे के अंदर घुस जाते हैं और मिल जाते हैं आपस में, ठीक है। तो आपको याद रखना है लिक्विड की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, सब देखिए किताब में दिया हुआ, एक बार रीडिंग करिए। जो मैं समझा रहा हूँ यही सब वहाँ पे लिखा हुआ है किताब में, मैं कोई चीज़ बाहर से नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। सब कुछ बुक में लिखा हुआ है। तो आपकी एनसीईआरटी की बुक सबसे बेस्ट बुक है, बुक से पढ़िए, समझिए और मेरा ये वीडियो उसके साथ जोड़ लीजिए, तुरंत आपको समझ आएगा। किताब खोल के बैठिए, वीडियो सुनिए, तो देखिए सब कुछ वहीं आपको समझ में आ जाएगा। वैसे इस वीडियो में सब कुछ एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, लेकिन अगर किताब खोल के साथ में बैठेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये हो गया लिक्विड, पता लग गया आपको क्या क्या होता है लिक्विड में। अब उसके बाद आ गया गैस। तो दोस्तों देखिए यहाँ पिक्चर ही बहुत अच्छा सा बना है। सॉलिड में देखिए कितने टाइटली पैक्ड हैं पार्टिकल्स, लिक्विड में थोड़ा सा ढीले हैं और गैस में बहुत ज़्यादा ढीले ढीले पैक्ड हैं पार्टिकल्स, ठीक है। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में अंतर आपको पता होना चाहिए कि सॉलिड में पार्टिकल्स बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, लिक्विड में थोड़ा सा लूजली होते हैं सॉलिड के कंपैरिजन में, और गैस में बहुत ही लूजली पैक्ड पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। और गैस कैसी होती हैं? हाईली कंप्रेसिबल होती हैं एज़ कम्पेयर टू सॉलिड और लिक्विड। चलिए अब बात करते हैं गैस की। गैस क्या होती है? हाईली कंप्रेसिबल है, ठीक है। याद रखिएगा ये हाईली कंप्रेसिबल है गैस, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू सॉलिड और लिक्विड। जैसे हम सीएनजी यूज़ करते हैं, देखिए फ्यूल के रूप में आजकल हम यूज़ करते हैं ना सीएनजी को, तो हम आजकल फ्यूल के रूप में सीएनजी को यूज़ करते हैं। एक सेकंड, ये शायद ब्लूटूथ फिर से डिस्कनेक्ट हो गया। तो आपने ये जाना कि गैस जो होती है इसमें हाईली कंप्रेसिबल होती है, लूजली पैक्ड होते हैं पार्टिकल्स, और सीएनजी को हम एज ए फ्यूल यूज़ करते हैं। कंप्रेस्ड होकर देखिए सिलेंडर में भर जाती है बहुत सारी गैस। कंप्रेस होने का मतलब है कि बहुत सारा अमाउंट थोड़ी सी जगह में इसको हम डाल सकते हैं, ठीक है। स्मॉल सिलेंडर में बहुत सारी गैस डाली जा सकती है और उसको आसानी से हम ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं इधर उधर, ठीक। और ये आसानी से डिफ्यूज़ हो जाती है। जैसे मान लीजिए खाना काफ़ी दूर बन रहा हो तो हमको देखिए यहाँ तक खुशबू आ जाती है, तो किसकी वजह से? वो गैस में वो पार्टिकल्स उसके घुल मिल जाते हैं और गैस आसानी से इधर उधर फैल जाती है। तो गैस, जैसे मान लीजिए कोई गैस है तो इसमें पार्टिकल देखिए इतना दूर दूर होंगे, ठीक है। सॉलिड है मान लो, तो सॉलिड में पता है आपको बहुत पास 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 होंगे, ठीक है। लिक्विड है कोई चीज़ तो उसमें थोड़ा दूर होंगे, ठीक। लेकिन गैस में ऐसे होंगे, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है। देखिए किताब में साफ साफ बना हुआ पिक्चर, वैसे फिर भी मैंने आपको बना के यहाँ दिखा दिया है कि पार्टिकल्स कैसे पैक होते हैं। सॉलिड में बहुत पास पास पैक होते हैं, लिक्विड में थोड़ा दूर दूर होते हैं, और गैस में तो कुछ ज़्यादा ही दूर दूर होते हैं। तो पार्टिकल्स बहुत लूजली पैक्ड होते हैं, बहुत ढीले ढीले पैक होते हैं लिक्विड में, और सबसे ज़्यादा पैक होते हैं गैस में, ढीले ढीले। तो सबसे टाइटली पैक्ड होते हैं सॉलिड में, थोड़ा सा लूजली लिक्विड में, और एकदम लूजली पैक्ड होते हैं गैस में, ठीक। तो ये हमारी डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड और गैस हमने कर लिया। इसके जो भी क्वेश्चन आंसर है वो आप करिए किताब से ढूंढ के, नहीं मिलेगा तो गूगल पे, यूट्यूब पे, अनअकैडमी पे, कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, ठीक है। कर लीजिए। मान लीजिए कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो बताइएगा। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ रहा है, क्या आ रहा है नेक्स्ट टॉपिक? नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ रहा है कि भाई क्या मैटर अपनी स्टेट चेंज कर सकता है? क्या मैटर अपनी स्टेट चेंज कर सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। जैसे कि आपने देखा है, यहाँ देखिए साफ साफ लिखा है, वाटर जो है सॉलिड में भी एग्जिस्ट करता है, लिक्विड में भी एग्जिस्ट करता है और गैस में भी। तो मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट, मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट, ठीक है। मैटर अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है। जैसे देखिए वाटर है, जब सॉलिड होता है तो आइस के रूप में, ठीक है। लिक्विड होता है तो वाटर के रूप में, और गैस होता है तो वेपर के रूप में,
ठीक है, बर्फ़ क्या है? पानी का सॉलिड फॉर्म है, पानी खुद क्या है? लिक्विड फॉर्म है, और भाप क्या होती है? वेपर फॉर्म है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैटर अपनी स्टेट चेंज कर सकता है। कैसे? देखिए यहाँ दिया है, इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर को चेंज किया जाए तो उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ता है। कैसे? जैसे पानी है, पानी में अगर हम बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लो कर दें तो वो आइस बन जाता है, थोड़ा सा बढ़ा दें तो लिक्विड बन जाता है, थोड़ा और ज़्यादा बढ़ा दें तो वो गैस बन जाता है। जैसे पानी है, उसको ज़्यादा उबालते रहो तो धीरे धीरे पूरा भाप बन के उड़ जाता है। आपने देखा होगा, थोड़ा सा पतीले में थोड़ा सा 2 चम्मच पानी डालिए और गैस पर रख दीजिए, देखिए छस करके जल के पूरा पानी उड़ जाता है ना। तो वो किस में बन जाता है? गैस में बन जाता है। तो आप देख रहे हैं फिगर में भी समझाया होगा, कन्वर्जन ऑफ आइस टू वाटर, कन्वर्जन ऑफ वाटर टू वेपर। तो आइस से वाटर बनता है, फिर वाटर से वेपर बनता है। देखिए तीनों स्टेट मिल गई ना। तो आपने ये देखा कि कहीं ना कहीं हम टेम्परेचर को चेंज करके स्टेट ऑफ मैटर चेंज कर सकते हैं, यानी कि इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। जैसे पानी के केस में हमने देखा कि अगर टेम्परेचर चेंज हो, मेन चीज़ क्या है दोस्तों यहाँ पे? टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर अगर चेंज हो रहा है पानी का तो वो बर्फ़ भी बन जा रहा है, गीला पानी पानी भी बन जा रहा है, और भाप भी बन जा रहा है। ठीक है, तो ये मेन चीज़ आपको दिमाग में रखनी है कि टेम्परेचर चेंज होने से क्या होता है? मैटर भी अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। तो मैटर अपनी चेंज करता है स्टेट। ठीक है, और देखिए आपको पता है सॉलिड स्टेट से अगर हम हीट करें तो वो लिक्विड बन जाता है, और लिक्विड को अगर हम फर्दर हीट करें तो गैस बन जाता है, और गैस को अगर हम कूल करें तो फिर से लिक्विड हो जाता है, और लिक्विड को अगर हम फिर से कूल करें तो वो सॉलिड बन जाता है। बहुत ही अच्छा डायग्राम है, देखिए, है ना। ये जैसे मान लीजिए ये सॉलिड है, ठीक, इसको अगर हम क्या करें? हीट करें तो ये क्या बन जाता है? लिक्विड। इसको फिर से अगर हम क्या करें? हीट करें तो ये क्या बन जाता है? गैस। और इस गैस को अगर हम क्या करें? कूल कूल करें तो ये फिर से लिक्विड बन जाएगा, और फिर इसको अगर हम फिर से कूल करें, लिक्विड को फिर से कूल करें तो ये सॉलिड बन जाएगा। बर्फ़ के केस में ऐसे ही होता है ना, बर्फ़ मान लो सॉलिड है, हीट किया तो लिक्विड बना, फिर हीट किया लिक्विड को तो वो गैस बन गया, और फिर गैस को जब कूल किया तो दोबारा लिक्विड बन जाता है, और लिक्विड को दोबारा कूल किया तो सॉलिड बन जाता है। यानी कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये सब कुछ किसकी वजह से हो रहा है? टेम्परेचर की वजह से। यहाँ हमने टेम्परेचर क्या किया? बढ़ाया, और यहाँ हमने टेम्परेचर क्या किया? घटाया। यानी कि टेम्परेचर को बढ़ाने से देखिए सॉलिड, लिक्विड, गैस बन गया, और गैस से टेम्परेचर को घटाने से गैस से लिक्विड, और लिक्विड से सॉलिड बन गया। यही देखिए किताब में बहुत अच्छे से समझाया गया है। ठीक है ना। और ये कैसे होता है आपको पता है? बहुत आसान है ये। क्या करते हैं हम इसको? जो हीट होती है वो क्या करती है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के जो होता है इनके पार्टिकल्स के बीच में, उसको ख़त्म करती है, और उसका स्टेट उसी वजह से चेंज हो जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ बहुत अच्छा एक टर्म दिया है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। ये वैसे चैप्टर में आपको पढ़ा चुका हूँ, लेकिन फिर मैं दोबारा आपको यहाँ पर कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिया लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न क्या होता है? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ अ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज़ नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, यानी कि वो हीट एनर्जी जो चाहिए, क्या करने के लिए चाहिए? टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड, जिसमें हम 1 kg ऑफ सॉलिड को चेंज करेंगे लिक्विड में एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, उसके मेल्टिंग पॉइंट पर। उसी को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। यानी कि वो हीट एनर्जी जिसके द्वारा हम 1 kg सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर दें एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, उसी को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। इसको याद कर लीजिएगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, सब सब लिखा है किताब में। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न,
किताब में साफ साफ डेफिनेशन लिखी है। मैं फिर से आपको समझा देना क्या होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। देखिए वो हीट होती है जो हमें चाहिए होती है 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, और कंडीशन क्या होगी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर होगी और उसके मेल्टिंग पॉइंट पर। तो सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट पर जब हम उसको हीट से करेंगे, हीट करेंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, 1 kg सॉलिड होगा। इसी को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। ठीक है। और इसके बाद इसके बाद देखिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट टॉपिक इसमें क्या है दोस्तों, रुक जाइए। अब आगे सब्लिमेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़। सब्लिमेशन क्या होता है? सब्लिमेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है दोस्तों, जिसमें क्या होता है कि जो कोई सॉलिड होता है वो डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाता है, वो लिक्विड में चेंज नहीं होता है। उसी को बोलते हैं सब्लिमेशन। अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड, या फिर उसका उल्टा। ठीक है, गैस से डायरेक्ट सॉलिड में या सॉलिड से डायरेक्ट गैस में, इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या होता है दोस्तों, सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन जाता है और जो लिक्विड वाला पोर्शन होता है वो नहीं आता है। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। यहाँ देखिए साफ साफ समझाया हुआ किताब में, बहुत आसान है। तो आपको सिंपल से याद रखना है व्हाट इज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड डायरेक्टली टू द गैसियस स्टेट, यानी कि लिक्विड स्टेट नहीं आएगी, वो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड स्टेट नहीं आएगी। ठीक है। अब देखिए इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर दिया, बड़ा अच्छा दिया है। क्या होता है देखिए, जैसे सॉलिड है, अगर हम सब्लिमेशन करते हैं तो डायरेक्ट किस में बन जाता है, वो गैस में। मान लो ये एक सॉलिड है, ठीक। अगर इसको हम सब्लिमेशन करेंगे, ठीक है, SUB, अगर इसको सब्लिमेशन करेंगे तो डायरेक्ट ये गैस बन जाएगा। गैस है, अगर इसका हम कंडेंसेशन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। लिक्विड है, अगर इसका हम इवेपोरेशन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा। लिक्विड है, अगर इसका सॉलिडिफिकेशन करेंगे तो ये सॉलिड बन जाएगा। सॉलिड है, अगर इसका फ्यूजन करेंगे तो ये लिक्विड बन जाएगा। तो यही आपको याद रखना कैसे इंटर कन्वर्जन होता है। और गैस है या कोई लिक्विड है, इसको फिर से सब्लिमेशन करेंगे तो डायरेक्ट सॉलिड बन जाएगा, लिक्विड स्टेट यहाँ नहीं आएगी। तो ये सब्लिमेशन है। तो यही आपको समझना है। सॉलिड है, सॉलिड का अगर सब्लिमेशन करेंगे तो डायरेक्ट क्या बन जाएगा, गैस। गैस है, गैस का अगर सब्लिमेशन करेंगे तो डायरेक्ट क्या बन जाएगा, सॉलिड। गैस को अगर कंडेंसेशन करेंगे, गैस को अगर ठंडा करना, कंडेंसेशन मतलब होता है ठंडा करना, गैस को अगर ठंडा करेंगे तो क्या बन जाएगा, लिक्विड। लिक्विड है, लिक्विड का अगर वेपराइजेशन या इवेपोरेशन करेंगे, गर्म करेंगे लिक्विड को, तो क्या बन जाएगा दोबारा, क्या, जैसे पानी है उसको गर्म करते हैं तो भाप बनता है ना पानी, गैस बन जाएगा। ये सब तो आपने घर में देखा है, बहुत आसान चीज़ें हैं ये। लिक्विड है, अगर उसको इवेपोरेट करेंगे तो गैस बन जाएगा। गैस है, उसको कंडेंसेशन करेंगे तो लिक्विड बन जाएगा। लिक्विड है, उसको अगर हम सॉलिडिफिकेशन करेंगे तो सॉलिड बन जाएगा। सॉलिड है, इसका अगर फ्यूजन करेंगे तो लिक्विड बन जाएगा। सॉलिड को भाई हीट करेंगे तो ये लिक्विड बन जाता है ना, वही चीज़। तो ये दिया है। एक चीज़ ये हो गई, और एक दूसरी चीज़ आ रही है कि इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। क्या चेंज ऑफ प्रेशर का भी कोई फ़र्क पड़ता है? ठीक है, तो हमें ये समझना है कि भाई चेंज ऑफ प्रेशर का क्या फ़र्क पड़ता है। और देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, प्रेशर अगर लगाते हैं तो क्या होता है, अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेस। अगर हम क्या करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ इसको देख लीजिए, यहाँ पे दिया साफ। अगर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं और
रिड्यूस करते हैं टेम्परेचर को तो गैस को लिक्विफाई किया जा सकता है। यानी कि मान लीजिए कोई गैस है, इसको लिक्विफाई किया जा सकता है। कब? जब हम क्या करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं और क्या करते हैं, टेम्परेचर को रिड्यूस कर देते हैं। रिड्यूस टेम्परेचर, प्रेशर अप्लाई करें और टेम्परेचर को रिड्यूस कर दें तो क्या हो जाता है, गैस को लिक्विफाई किया जा सकता है। ये याद रखिए, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैस। तो आपको समझना है कि अगर हम गैस के ऊपर प्रेशर लगाएं और उसका टेम्परेचर कम कर दें तो गैस क्या हो जाती है, लिक्विफाई, यानी कि लिक्विफाइड गैस होती है। जैसे हमारे सिलेंडर में आती है ना गैस में, जिससे खाना बनाते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG, तो वो यही होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ यहाँ दिया कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं, ड्राई आइस। ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया। इसके बाद आ रहा है कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो है, CO2 जो सॉलिड होता है उसको क्या बोलते हैं, ड्राई आइस बोलते हैं। और एक और चीज़ का ध्यान रखिएगा, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है अंडर हाई प्रेशर स्टोर किया जा सकता है। ठीक है, सॉलिड जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है इसको अंडर हाई प्रेशर स्टोर करते हैं। अगर इसको हम प्रेशर डाउन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड बनने की बजाय। तो देखिए कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि प्रेशर का फ़र्क पड़ रहा है, यानी कि प्रेशर चेंज किया, हाई प्रेशर पे ये सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है, अगर प्रेशर थोड़ा सा डाउन किया तो ये क्या बन जाएगा, गैस। ठीक है, याद रखिए। तो आपको ये समझना है कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, CO2 जो सॉलिड होता है वो हाई प्रेशर पे रहता है। ठीक, अगर प्रेशर लो किया, अगर प्रेशर को लो किया तो क्या बन जाएगा, सीधे गैस में आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रेशर और टेम्परेचर दो चीज़ें, प्रेशर एंड टेम्परेचर, ये दो चीज़ें जो होती हैं स्टेट ऑफ मैटर को डिफाइन करती हैं। हमने ये चीज़ देख लिया, टेम्परेचर से और प्रेशर से स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो जाता है। ठीक है, इस सब किताब में दिया हुआ है, इसको एक बार फिर से रीडिंग कर लीजिएगा। आपको ये समझना है कि जो भी स्टेट ऑफ मैटर होती है उसको डिफाइन करने के लिए हमें प्रेशर और टेम्परेचर भी बताना होता है कि भाई स्टेट ऑफ मैटर क्योंकि चेंज होती रहती है, हम ऐसे नहीं बोल सकते कि वाटर हमेशा सॉलिड ही होता है ना, वो तब सॉलिड होगा जब बहुत कम टेम्परेचर होगा। कोई भी चीज़ सॉलिड, लिक्विड या गैस किसके ऊपर डिपेंड करती है, प्रेशर के ऊपर और टेम्परेचर के ऊपर, यानी कि स्टेट्स किसके ऊपर डिपेंड कर रही हैं, प्रेशर और टेम्परेचर के ऊपर। टेम्परेचर और प्रेशर अगर चेंज होगा तो स्टेट भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद हमारा क्या है देखते हैं। बहुत ही आसान टॉपिक है दोस्तों, ये चैप्टर वैसे पढ़ा चुके हैं हम, बहुत आसान है, पिछली क्लासों में भी पढ़ चुके हैं, बहुत आसान है। इसके बाद आ रहा है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है सबको पता है, इवेपोरेशन वो प्रोसेस होती है जिससे कोई भी लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में। किसकी वजह से, हीट की वजह से। ठीक, जैसे मान लो पानी है, पानी है उसको जब हम गर्म करते हैं तो वो भाप बन जाता है, भाप बन के उड़ जाता है ना। अगर पानी को लगातार उबालते रहो तो क्या पानी उस बर्तन में कुछ बचेगा, नहीं, थोड़ी देर में पानी वो खत्म हो जाएगा। चाहे तो आप इसको घर में करके देख लो, एक पतीला लो, उसमें 2 चम्मच पानी डालो और गैस से इसको गर्म करो, फिर देखो 2 चम्मच पानी थोड़ी देर में ही भाप बन के उड़ जाएगा, वहाँ से गायब हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं इवेपोरेशन, यानी कि पानी का, यानी कि लिक्विड का किस में चेंज होना, भाप में चेंज होना या वेपर में चेंज होना। लिक्विड का किस में चेंज होना, वेपर में, इसी को बोलते हैं इवेपोरेशन। जब लिक्विड वेपर में चेंज होता है हीट की वजह से, तो इसी को बोलते हैं हम क्या, इवेपोरेशन। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, साफ साफ यहाँ किताब में लिखा हुआ है। ठीक है, दिस फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। यहाँ ध्यान रखिए, बिलो बॉइलिंग पॉइंट होगा, बिलो BP बॉइलिंग पॉइंट, साफ साफ लिखा देखिए, दिस फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ अ लिक्विड into its vapor at any temperature below its boiling point is called evaporation। ये होता है evaporation, यानी कि below boiling point,
जब लिक्विड को हम गर्म करके उसको हम किस में चेंज कर देते हैं, भाप में, वेपर में, तो इसी को बोलते हैं इवेपोरेशन। ठीक है। और इसमें देखिए फिर इवेपोरेशन तो बता दिया, उसके बाद बोल रहा है कि इवेपोरेशन की जो रेट होती है वो बढ़ जाती है। कब बढ़ जाती है? इवेपोरेशन जो होता है बहुत तेज़ी से होने लगता है। कब? अगर हम सरफेस एरिया बढ़ा दें तब। ठीक है, यहाँ देखिए, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज विथ। रेट ऑफ इवेपोरेशन को हम बढ़ा सकते हैं। इवेपोरेशन बहुत तेज़ी से होगा, बहुत जल्दी जल्दी होगा। कब जल्दी जल्दी इवेपोरेशन होगा? जब सरफेस एरिया बढ़ा दिया जाए। मान लीजिए कि हम इवेपोरेशन कराना चाह रहे हैं इतनी सी जगह में, इतनी जगह में इवेपोरेशन करेंगे तो भाई वो बहुत ऊंचा लेवल बना लेगा पानी का, उसको हीट होने में, गर्म होने में धीरे धीरे टाइम लगेगा। अब मान लीजिए हम इसी को इतना एरिया में बढ़ा दें पूरा, थोड़ा सा पानी यहाँ पे इसको इवेपोरेट करने में टाइम लगता है, लेकिन इसी पानी को अगर हम इतनी दूर में फैला दें, इसको फिर पूरा हीट करें तो ये जल्दी से इवेपोरेट हो जाएगा। तो अगर हम सरफेस एरिया बढ़ा दें तो इवेपोरेशन जल्दी जल्दी होता है। और अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें, यानी कि सरफेस एरिया बढ़ा दें तो इवेपोरेशन तेज़ होगा। टेम्परेचर बढ़ा दें, हीट जल्दी खूब तेज़ी से हीट करें तो जल्दी से भाप बन के उड़ जाएगा। कोई चीज़ जैसे गर्म करनी हो, आपने देखा होगा, कम गैस कर दो तो धीरे धीरे गर्म होती है, तेज़ गैस कर दो तो तुरंत तेज़ी से गर्म हो जाती है। तो आप कैसे टेम्परेचर बढ़ा के कर रहे हैं, तो जल्दी से करेंगे तो जल्दी से भाप बनेगा। ठीक है। और अगर ह्यूमिडिटी डिक्रीज़ कर दें, और डिक्रीज़ इन ह्यूमिडिटी, अगर ह्यूमिडिटी डिक्रीज़ कर दें तो इवेपोरेशन तेज़ होगा। और ह्यूमिडिटी क्या होता है ये बताइए। देखिए साफ साफ लिखा है, ह्यूमिडिटी इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। ह्यूमिडिटी क्या होता है? जो वाटर वेपर हमारे वातावरण में, हमारे एयर में मौजूद होता है, उसी को बोलते हैं ह्यूमिडिटी। तो वाटर वेपर अगर पहले से मौजूद होगा बहुत ज़्यादा तो धीरे धीरे इवेपोरेशन होगा, क्योंकि भाई बाहर तो पहले से ही है। लेकिन अगर हम ह्यूमिडिटी को कम कर दें, बाहर बिल्कुल वाटर वेपर ना हो, तो बाहर वाटर वेपर जल्दी से तेज़ी फैलेगा और तेज़ी यहाँ से इवेपोरेशन होगा। और अगर इंक्रीज़ कर दें विंड स्पीड को, विंड स्पीड, हवा की स्पीड को अगर बढ़ा दें हम, तो भी इवेपोरेशन तेज़ी से होगा। विंडी जैसे हवा वाला दिन होता है तो कपड़े तेज़ी से सूख जाते हैं ना। क्यों? क्योंकि देखिए सराउंडिंग में जब वाटर वेपर ज़्यादा होगा ना, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी ना, तो इवेपोरेशन धीरे होगा। और जब सराउंडिंग में वाटर वेपर कम होगा तो इवेपोरेशन तेज़ होगा। और जब विंड तेज़ होगी तो सराउंडिंग से वाटर वेपर को उड़ा के ले जाएगी। तो जब सराउंडिंग में चारों तरफ वाटर वेपर कम होगा तो इवेपोरेशन हमारा तेज़ होगा। तो आपको याद रखना है कि इवेपोरेशन बढ़ जाता है, किसके बढ़ने पर? विंड स्पीड के बढ़ने पर। ठीक है, इवेपोरेशन बढ़ जाता है विंड स्पीड के बढ़ने पर, हवा की रफ्तार के बढ़ने पर, ह्यूमिडिटी के डिक्रीज़ होने पर, और टेम्परेचर के बढ़ने पर, और सरफेस एरिया के बढ़ने पर। ये देखिए चारों पॉइंट किताब में साफ साफ दिए हैं। एनसीईआरटी की बुक देखिए दोस्तों सबसे अच्छी होती है। आपको मैं कहूँगा जो भी बच्चे आईएएस, पीसीएस है ना, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करो, आप सभी एनसीईआरटी की बुक अपने पास रखिए और एनसीईआरटी की बुक से तैयारी कीजिए। देखिए आपका सिलेक्शन पक्का है। चाहे आप नेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आईएएस की, चाहे पीसीएस की, चाहे टेट की, किसी भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो, तो कोशिश कीजिए सारे टॉपिक को एनसीईआरटी से पढ़िए। और सभी को सजेस्ट करूँगा कि एनसीईआरटी की बुक आप खरीद लीजिए। ठीक है, ये सारे पॉइंट देखिए एनसीईआरटी में कितने सुंदर सुंदर साफ साफ तरीके से दिए हैं कि भाई कैसे आप इवेपोरेशन को बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए आईएएस का एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, या मान लीजिए पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा इनमें से क्या होने पर इवेपोरेशन की रफ्तार बढ़ जाएगी। तो इंक्रीज इन विंड स्पीड। अब भाई विंड स्पीड बढ़ने से इवेपोरेशन कैसे बढ़ेगा, ये समझना पड़ेगा ना आपको। भाई जब विंड स्पीड बढ़ेगी तो विंड अपने साथ साथ जो वातावरण में हमारे जो क्या बोलते हैं, डिस्कनेक्ट हो गया फिर से, कनेक्ट हो। आपको ये समझना है भाई, जब विंड स्पीड बढ़ेगी तो वातावरण से वो सारे वेपर को उड़ा ले जाएगी, और जब वातावरण में वेपर नहीं होता है तभी तेज़ी से इवेपोरेशन भी होता है। ठीक है, तो इवेपोरेशन जो है सनलाइट से हो जाता है। मान लीजिए पानी आपने रख दिया, सनलाइट अगर बहुत तेज़ है तो तेज़ी से इवेपोरेशन होगा, सनलाइट अगर कम है
तो स्लो इवेपोरेशन होगा। तो विंड स्पीड का फ़र्क कैसे पड़ रहा है भाई? इवेपोरेशन तभी ज़्यादा हो पाएगा जब वातावरण में वेपर पहले से बहुत ज़्यादा मौजूद नहीं होगा। तो आपको यही याद रखना है कि विंड स्पीड कैसे मतलब इवेपोरेशन को बढ़ाती है, ठीक है। क्योंकि हवा जो होती है वाटर वेपर को वातावरण से उड़ा ले जाती है, तो जब वातावरण में पहले से वाटर वेपर नहीं रहता है तो उसकी एफिनिटी बढ़ जाती है और उसकी वजह से फटाफट यहाँ से वो इवेपोरेट होके निकलने लगता है, पानी से वो फटाफट भाप बनने लगता है। तो वातावरण में वेपर की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है, तभी जल्दी जल्दी इवेपोरेशन होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है कि हाउ डज इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। इवेपोरेशन कूलिंग कैसे करता है ये समझना है। हाउ डज इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसा हमने देखिए घड़ा देखा होगा पानी का, पानी के घड़े में पानी जो मिट्टी का घड़ा उसमें पानी ठंडा रहता है, क्यों? क्योंकि उसकी टॉप सरफेस से ही इवेपोरेशन होता रहता है, तो जो हीट होती है वो अंदर नहीं पहुंच पाती है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बता रखा है कि भाई सराउंडिंग से जो होती है एनर्जी जो होती है उसका यूज़ होता है। कैसे? जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट हम लगाते हैं यहाँ पर कि कैसे इवेपोरेशन कूलिंग कॉज करता है। CO किसके द्वारा होता है? कूलिंग बाय इवेपोरेशन, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो इवेपोरेशन था कूलिंग कैसे करेगा? जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के एब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी को, ठीक है, सराउंडिंग से, टू रीगेन द एनर्जी लॉस ड्यूरिंग इवेपोरेशन। जो इवेपोरेशन के टाइम जो एनर्जी लॉस्ट हुई होती है उसको रीगेन करने के लिए पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, इससे डिस्कनेक्ट हो गया। एक सेकंड स्टूडेंट्स फिर से कनेक्ट हो जाए, मुझे लगता है शायद इसकी बैटरी कम हो गई है, तो मैं इसको चार्ज पे लगाऊंगा जल्दी। तो फ्रेंड्स आप ये देख रहे हैं कि हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, इवेपोरेशन कैसे कूलिंग कॉज करता है, ठीक है। इवेपोरेशन कैसे कूलिंग कॉज करता है? अगर मान लीजिए एक ओपन वेसल रखा है और लिक्विड वहाँ से इवेपोरेट हो रहा है, तो होता क्या है, जो पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड होते हैं वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर देते हैं सराउंडिंग से, ताकि वो एनर्जी दोबारा रीगेन कर सकें जो एनर्जी लॉस हो जाती है इवेपोरेशन की वजह से। तो आसपास का जो एनवायरनमेंट होता है वहाँ से वो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही होती है सराउंडिंग से, इसकी वजह से सराउंडिंग क्या हो जाती है, कूल हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी होती है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, किसके द्वारा? लिक्विड के द्वारा। सराउंडिंग से जो एनर्जी होती है वो एब्जॉर्ब होती है लिक्विड के द्वारा, इसकी वजह से सराउंडिंग में कूलिंग होती है, ठीक। दोस्तों देखिए इस तरह से हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, सिर्फ अपनी एक्सरसाइजेस पूरी करनी है, कोई चीज़ ना समझ में आए तो पूछना है। लास्ट टॉपिक बस थोड़ा सा यहाँ पे बचा हुआ है अब, और वो ये है कि वाई डू वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर। हाँ, हम गर्मी में कॉटन के कपड़े क्यों पहनते हैं, क्यों पहनते हैं? क्या होता है, कॉटन क्या होता है, एक गुड एब्जॉर्बर होता है देखिए वाटर का, और वो क्या करता है, हमारे पसीनों को एब्जॉर्ब कर लेता है और एक्सपोज कर देता है टू एटमॉस्फेयर फॉर इवेपोरेशन। तो होता क्या है कि जो कॉटन होता है वो हमारे शरीर से पसीने को एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर वो उसको सरफेस पे डाल देता है, तो जिसकी वजह से वहाँ से वो इवेपोरेट होके चला जाता है, ठीक है।
और इसकी वजह से क्या होता है कि सराउंडिंग को वो जो होता है हीट एनर्जी, बॉडी से वो हीट एनर्जी को निकालता रहता है बॉडी से, ठीक है, जिससे बॉडी हमारी ठंडी होती है। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा क्या हो रहा है, ड्यूरिंग समर वी perspire more because of the mechanism of our body which keep us cool. We know that during evaporation the particles at the surface of the liquid gain energy from the surrounding. हमें पता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं सरफेस पे लिक्विड पे वो क्या करते हैं, सराउंडिंग से एनर्जी लेते रहते हैं या बॉडी सरफेस से लेंगे और चेंज इनटू वेपर, और वेपर में चेंज होते रहते हैं। The heat energy equal to latent heat of vaporization is absorbed from the body leaving the body cool. तो latent heat of vaporization के बराबर की हीट एनर्जी हमारी बॉडी से एब्जॉर्ब हो जाती है, या सराउंडिंग से या सरफेस से एब्जॉर्ब होती है, जहाँ से भी मतलब प्रोसेस हो रही हो, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी कूल रहती है। तो वहाँ पे जहाँ भी इवेपोरेशन होता है आपको पता है वहाँ पे कूलिंग इफेक्ट होता है, तो ये हमारी बॉडी इसी वजह से कूल होती है। इसलिए बोलते हैं भाई गर्मी में कॉटन के कपड़े पहनना चाहिए, ठीक। ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि भाई गर्मी में जो होते हैं कॉटन के कपड़े पहनने से पसीने को एब्जॉर्ब करता है और उसको इवेपोरेट होने में मदद करता है। जहाँ पे इवेपोरेशन होगा वहाँ कूलिंग इफेक्ट होगा, तो सीधी सी बात हमारी बॉडी भी कूल हो जाती है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन पूछ रहा है, वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ अ ग्लास कंटेनिंग आइस वाटर, जिसमें आइस कोल्ड वाटर हो जिस ग्लास में, उसके बाहर हम वाटर ड्रॉपलेट्स नहीं देते। जैसे आप पानी बोतल लीजिए ठंडे की, टाइप करके देख लीजिएगा, ठंडे पानी की बोतल लीजिए, अपने रूम में रख दीजिए आप फ्रिज से निकाल के, तो होता क्या है उसकी बाहरी सरफेस पे भी, बाहर पे भी पानी की बूंदें आ जाती हैं। कहाँ से, कैसे हो जाता है ये? तो देखिए बहुत सिंपल है। देखिए इन्वायरमेंट में क्या होता है, वाटर वेपर होता है, ठीक। जो वाटर वेपर होता है जब ठंडी बोतल के कांटेक्ट में आता है बाहर, तो वो कूल होने लगता है, ठंडा होने लगता है। और जब वाटर वेपर कूल होगा तो वो क्या करेगा, लूज़ करेगा एनर्जी, और जब एनर्जी लूज़ करता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए ये एक ग्लास है, ठीक, इसके अंदर हमने क्या रख दिया है, ठंडा पानी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इन्वायरमेंट में तो वाटर वेपर भी तो होता है, ये वेपर है, ये ठंडा है। देखिए मैंने क्या कहा था, वेपर को जब कूल करते हैं तो किस में कन्वर्ट होता है, वो पहले हमने पढ़ा था ना, जब वेपर को कूल करते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में। तो ये जब वेपर आके यहाँ टकराता है तो ये ठंडा होता है, तो इस बाहर हमें पानी की ड्रॉपलेट्स इस बोतल पे या इस ग्लास पे दिखाई देती हैं, पानी की ड्रॉपलेट्स। क्यों? क्योंकि ये क्या हो जा रहा है, यहाँ जाके ये वेपर यहाँ जाके कूल हो रहा है, कूल होगा तो यहाँ क्या बन जाएगा, ये लिक्विड। जैसा पहले आपको पता ही है, वेपर को अगर कूल करते हैं तो वो लिक्विड में बन जाता है, यानी कि वेपर को अगर कंडेंसेशन हो रहा है, देखा जाता है यहाँ पे कंडेंसेशन हो रहा है ना, एनर्जी लॉस कर रहा है भाई, अपनी एनर्जी लॉस कर रहा है वो, वेपर की एनर्जी लॉस हो रही है। देखिए यहाँ साफ लिखा है, द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर लूजेज एनर्जी एंड गेट्स कन्वर्टेड टू लिक्विड स्टेट। तो ये जो वाटर वेपर है यहाँ इन्वायरमेंट में, ये एनर्जी लूज करता है जब ये ठंडी बोतल के कॉन्टैक्ट में आता है और यहाँ पे लिक्विड बन जाता है, ठीक है। तो इस तरह से देखिए ये क्या होता है, एक ठंडे ग्लास के पानी पे या ठंडे बोतल के पानी पे हम देखते हैं कि वाटर ड्रॉपलेट्स, पानी की छोटी छोटी बूंदें यहाँ बाहरी सरफेस पे यहाँ पे हमें दिखाई देने लगती है। भाई बाहर कहाँ से पानी आ गया, क्योंकि पानी तो इसके अंदर बंद है। मान लीजिए कि ये बोतल है, पानी तो इस बोतल के अंदर बंद है, यहाँ बाहर कहाँ से पानी आ गया, ये कहाँ से आ गया, जो वेपर हमारे यहाँ इन्वायरमेंट में मौजूद है इसके यहाँ पर कंडेंस होने की वजह से पानी की बूंदें यहाँ पर ऐसे ऐसे बन जाती है, ठीक। तो दोस्तों इस तरह से ये क्लास 9 का हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके क्वेश्चन आंसर आप करिए, और जो भी चीज़ें बॉक्स में दी है, जैसे देखिए यहाँ पे बॉक्स में दिया हुआ है क्या बोलते हैं, मोर टू नो, इसको आप पढ़ लिया करिए, जिसमें बोस आइंस्टीन कंडेंसेट प्लाज्मा के बारे में दिया हुआ है। इसमें और भी स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में बताया गया कि प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट BECA स्टेट्स ऑफ मैटर, इसको पढ़िए। और देखिए यहाँ क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये सारे क्वेश्चन आंसर्स करिए, सारी एक्टिविटीज़ को पढ़िए। कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो उसको आप मुझे बताइए, और इस लेक्चर में कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं। और आप मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर मेरे बहुत सारे कोर्सेज हैं, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। तो क्लास 9 का ये लेक्चर सीरीज़ मैंने चलाया है, अब मैं पूरा सिलेबस यहाँ कंप्लीट करूँ क्लास 9 का। लॉकडाउन चल रहा है इसलिए घर बैठे रहिए, कहीं जाइए मत, ट्यूशन कोचिंग कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने लैपटॉप से, अपने मोबाइल से आप मज़े से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको।
पढ़िए, समझिए, जो डाउट हो पूछिए। और एक चीज़ याद रखना है, बहुत मेहनत से पढ़ना है, बहुत ईमानदारी से पढ़ना है। इसलिए पढ़ना है कि अपने देश की सेवा करनी है, देश को अच्छा बनाना है, क्योंकि सिर्फ प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति की जिम्मेदारी नहीं होती है देश को हमें अच्छा बनाना है। तो आपको याद रखना है कैसा बनना है, ईमानदार बनना है, हार्ड वर्किंग बनना है, ट्रूथफुल बनना है, ठीक है, डेडिकेटेड बनना है, कॉन्फिडेंट बनना है। आपके अंदर सर्विस टू नेशन की स्पिरिट होनी चाहिए। आपको अपने देश की सेवा करने की ललक होनी चाहिए, जैसे हमारे बड़े बड़े महान जो महापुरुष हुए उन्होंने देश की सेवा की, उस तरह से करना है। पूरी ईमानदारी होनी चाहिए, पूरी सच्ची, पूरी निष्ठा, पूरी मतलब मेहनत के साथ, लगन के साथ पढ़ाई करनी है, मेहनत के साथ अपना काम करना है। जो भी आप काम कर रहे हैं, जहाँ भी करना है, अच्छे से करना है, ताकि हमारा देश महान बन सके। इसलिए करना है, अपने देश को आगे ले जाना है, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, फ्रांस, जर्मनी से भी आगे ले जाना है। और इसकी जिम्मेदारी हम पर है, और हम यंग जनरेशन ये मिलकर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? एक दूसरे की हेल्प करके। दोस्तों, एक कोशिश करना, अगर आपसे कोई हेल्प मांगे तो उसकी हेल्प ज़रूर करने की कोशिश करना, ठीक है। तो आपको उसकी हेल्प करने की कोशिश करनी है, और सबकी हेल्प करनी है। अगर आपसे कोई हेल्प है तो देखिए, मैं आपकी हेल्प के लिए ही यहाँ वीडियो बना के डाल रहा हूँ। तो सबकी हेल्प हो जाए, सब मज़े से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, ठीक है दोस्तों। पूरी मेहनत से, पूरी ईमानदारी से पढ़िए। और इसलिए पढ़ना है हमें कि हमें अपने देश को अच्छा बनाना है। इसलिए नहीं पढ़ना है कि भाई पैसा कमाना है, पैसा तो सब कमाते हैं। तो हमें अपने देश को महान बनाना है। जैसे देखिए, डॉक्टर अब्दुल कलाम हो गए, हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारे योगी जी हैं, ये देखिए कितनी मेहनत से काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, हमारे देश के लिए लगे हुए हैं। देखिए दोस्तों, जो काम करेगा उसी से 2-4 गलतियाँ भी होंगी। तो मैं इन सबका बहुत बड़ा फॉलोअर हूँ, ठीक है। विवेकानंद हो गए, अब्दुल कलाम हो गए, देखिए इन्होंने देश की सेवा के लिए पूरी ज़िंदगी लगा दी अपनी। तो आपको अपने देश की सेवा करनी है, ठीक है। और पूरी मेहनत से, पूरी ईमानदारी से, पूरे प्रेम से, सच्चे भाईचारे से एक दूसरे की हेल्प करने के लिए काम करना। अगर आपको ये कंटेंट समझ में आ गया तो किसी और को भी आप समझाइए। आपके आस पड़ोस में कोई रहता है, उसको पढ़ाइए, उसको समझाइए। ऐसा नहीं करना है कि मुझे समझ में आ गया तो मैं किसी को नहीं समझाऊंगा, लेकिन मुझे आता है, मेरे को आपको समझा रहा हूँ। और मैं बाय प्रोफेशन टीचर हूँ, पिछले 10 साल से मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ। मैं इंग्लिश भी पढ़ाता हूँ और साइंस भी पढ़ाता हूँ, और डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। तो यहाँ यूट्यूब पर हमारा जो ये चैनल है ज्ञान गंगा, ये आपको ज्ञान प्रदान करने के लिए बनाया गया है। तो ज्ञान गंगा मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए, मेरा लेक्चर समझ में आए तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और मेरे अनअकैडमी लर्निंग ऐप की जो प्रोफाइल है उस पर मुझे फॉलो कीजिए। वहाँ भी मुझसे आप पढ़िए, मन लगा के पढ़िए और देश की सेवा करिए। हमें सिर्फ एक ही काम करना है, वो है देश की सेवा करनी है। तो बाकी चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। जब आपका दोस्तों सपना बहुत बड़ा होगा, जब आप बड़े लक्ष्य निर्धारित करेंगे, तो छोटे मोटे लक्ष्य तो अपने आप पूरे हो जाते हैं। तो बड़े लक्ष्य निर्धारित कीजिए, बड़ा कॉन्फिडेंस रखिए, बड़ी मेहनत कीजिए और बड़ी सफलता प्राप्त कीजिए, और देश को बड़ा महान बनाइए। देश को, भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने के लिए हमें काम करना है, और दिन रात काम करना है। तो दोस्तों, ये चैप्टर ख़त्म होता है। हम नेक्स्ट चैप्टर जल्दी लेकर के आएंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।